नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योद्धा IAS पर। मैं हूं जितेंद्र कुमार और मैं लेकर आया हूं आपके लिए आज का द हिंदू अखबार का विश्लेषण। आज दिन है शनिवार और डेट है जुलाई 29, 2023। तो बिना ज़्यादा देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का द हिंदू अखबार का एनालिसिस। पहली खबर जो हमें फ्रंट पेज से देखने को मिल रही है, तो क्या है खबर, हम हेडलाइन थोड़ा पढ़ते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ। कीपिंग लिटरेचर ऑन वायलेंस नॉट ए टेरर एक्ट सेज सुप्रीम कोर्ट ग्रांट्स बेल टू डुओ। तो क्या केस है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये केस है भीमा कोरेगांव से रिलेटेड। भीमा कोरेगांव न्यूज़ में बना रहता है, तो मैं आपको थोड़ा इसका बैकग्राउंड समझा देता हूँ कि क्या होता है कि दिसंबर 31, 2017 को भीमा कोरेगांव, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है एक जगह है, वहाँ पर एल्गर परिषद कॉन्क्लेव कराई जाती है कुछ लोगों द्वारा। एल्गर परिषद कॉन्क्लेव 2017 में 31 दिसंबर को कराई जाती है। तो जो महाराष्ट्र की पुलिस थी उसका कहना था कि ये जो कॉन्क्लेव कराई गई है ये माओइस्ट द्वारा कराई गई है, जो माओइस्ट होते हैं उनके द्वारा कराई गई है। तो इसके तहत पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। तो जो भी उस कॉन्क्लेव में शामिल थे उन्हें अरेस्ट किया गया। उन्हीं में से दो लोग हैं, वेरनॉन गोंसाल्वेस और अरुण फेरेरा। तो इन दोनों को अरेस्ट किया गया था 2017 में एल्गार परिषद की जो कॉन्क्लेव हुआ था उसके बाद। अब इनके ऊपर कौन से चार्जेस लगे? इनके ऊपर लगे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, UAPA के एक्ट लगे 1967 के। और जो पुलिस का कहना था वो ये कहना था कि ये टेररिस्ट हैं, ये एक तरह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं और इन्हें अरेस्ट में रखा जाए। इनकी जो बेल पिटिशंस होती थी वो NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो खारिज करवा देती थी, ये कहकर कि अगर ये बाहर गए तो ये हिंसा कर सकते हैं बाहर जाके, क्योंकि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं। अब क्या हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचा इनकी बेल के लिए कि इन्हें बेल मिलनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट जब ये मामला पहुंचा है अभी, अब 5 साल हो चुका है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो बहुत देखने वाला फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर आपके पास कोई भी लिटरेचर या बुक्स वगैरह ऐसी हैं जो वायलेंस को प्रमोट करती हैं, जो कि इनके पास से मिली थी, इन दोनों वेरनॉन गोंसाल्वेस और अरुण फेरेरा के पास से लिटरेचर मिला था जो वायलेंस को प्रमोट करता है, बुक्स वगैरह जो वायलेंस को प्रमोट करती है। तो सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर आपके पास ऐसा कोई लिटरेचर मिलता है जो वायलेंस को प्रमोट करता है, तो आपको जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं वो आपको UAPA के तहत अरेस्ट नहीं कर सकती, ना ही ये कह सकती कि आप एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये जो सबूत है इसी को सबूत बनाया गया है NIA की तरफ से, जो इनके पास से किताबें मिली हैं, वायलेंट लिटरेचर्स जो मिले हैं, तो इसी को सबूत बनाया गया है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से। तो सुप्रीम कोर्ट का बेसिकली कहना है कि ये सबूत नहीं माना जाएगा, इसे सबूत नहीं माना जाएगा। और साथ ही साथ कि अगर ये किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को देखते भी हैं जो वायलेंट है, जो टेररिज्म कर सकती है, लेकिन उसके मेंबर नहीं हैं, तो इनके ऊपर UAPA नहीं लगेगा। और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें बेल ग्रांट कर दी है, बेल दे दी है दोनों को, वेरनॉन गोंजाल्वेस और अरुण फेरेरा को। ये लोग 2017 के बाद से अभी 2023 में, अब पहली बार इन्हें 2023 में रिलीफ मिलने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट के बाद से। अब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, ये तो न्यूज़ हो गई। अब भीमा कोरेगांव जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम भीमा कोरेगांव को समझ लेते हैं, क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री के टर्म पे, मॉडर्न हिस्ट्री के टर्म पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्यों हम पढ़ते हैं भीमा कोरेगांव को, तो हम जान लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि जब ब्रिटिश भारत में आए तो ब्रिटिश चाहते थे कि जो भी भारत की बड़ी बड़ी पावर्स हैं, जैसे कि मैसूर है और निज़ाम है हैदराबाद के और मराठा हैं, तो इन सब पर काबू पाया जा सके। तो ये जो भीमा कोरेगांव है ये महाराष्ट्र में, आप जानते हैं, रिलेटेड है, महाराष्ट्र से रिलेटेड है। तो यहाँ किस भीमा कोरेगांव में कौन सी बैटल की बात हुई है? तीसरी मराठा अंग्रेज़ों के युद्ध की बात, थर्ड बैटल ऑफ एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर कब हुई थी? थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 से लेकर 1800
18 तक थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। ठीक है, तो अब भीमा कोरेगांव से क्यों रिलेटेड है अब हम जान लेते हैं। तो थोड़ा मैं आपको पहले बैटल के बारे में बता देता हूँ कि जो मराठा की तरफ से उस वक्त पेशवा थे वो थे पेशवा बाजीराव टू। और क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने क्या किया कि अंग्रेज़ों ने 800 सोल्जर्स की एक इन्फेंट्री बनाई जिसका नाम दिया गया बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री। तो जो अंग्रेज़ों की तरफ से जो सेना आने वाली थी युद्ध में उसका नाम था बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री। अब इसमें क्या हुआ, इसमें महर दलित एक कम्युनिटी है जो कि महाराष्ट्र की ही कम्युनिटी है दलित, उसका नाम है महर कम्युनिटी। तो महर कम्युनिटी के लोगों को अंग्रेज़ों ने अपनी फ़ौज में शामिल किया। जो 800 सोल्जर्स की टुकड़ी थी जो मराठाओं के ऊपर हमला करने गई थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के टाइम पे, उनमें से 500 महर कम्युनिटी से रेलिवेंट थे। 500 लोग महर कम्युनिटी से थे, 500 सिपाही जो थे अंग्रेज़ों की तरफ से। और अंत में क्या नतीजा आया कि पेशवा बाजीराव टू को हरा दिया गया और पुणे जो उस टाइम पर मराठाओं की कैपिटल थी उसे अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। अब इसी को लेकर जो भीमा कोरेगांव है तो वहाँ पर हर साल 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव जयंती मनाई जाती है। भीमा कोरेगांव जयंती मनाई जाती है हर साल 1 जनवरी को। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिसंबर 31, 2017 की मेंशन है। तो एल्गार परिषद कमेटी का जो कॉन्क्लेव हुआ था वो एक दिन पहले था, दिसंबर 31, 2017। और 1 जनवरी 2018 को 200 साल पूरे हो चुके थे। तो ये एक बहुत बड़ा फंक्शन होने वाला था। तो उससे पहले ये एल्गार परिषद का कॉन्क्लेव हुआ था और इन्हें अरेस्ट कर लिया गया। तो ये बेसिकली न्यूज़ थी। आप समझ गए होंगे मैंने जो बताया आपको। अगर आपको कोई भी इसमें परेशानी है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं इसे और एलिब्रेट करके समझा दूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे कवर कर लें। भीमा कोरेगांव को आप अपनी मॉडर्न हिस्ट्रीज़ की बुक में जाके देख सकते हैं। भीमा कोरेगांव के बारे में आपको बहुत कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। अगला देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से फिर न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सेंटर और 6 राज्यों से कि जो मॉब लिंचिंग आपके यहाँ हो रही है उसके बारे में जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई करें और देखें। कौन कौन से राज्य हैं केंद्र के अलावा जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो वो है महाराष्ट्र, उड़ीसा, हरियाणा, राजस्थान, बिहार और मध्य प्रदेश। हुआ क्या है कि हाल ही के दिनों में देखने को आ रहा है कि मॉब लिंचिंग जिसे हम कहते हैं कि भीड़ तंत्र, भीड़ क्या करती है, किसी भी एक आदमी को पकड़ती है और या फेक न्यूज़ पे या किसी भी न्यूज़ पे उस पर आकर हमला कर देती है और उसे पीट पीट कर मार देती है। तो ये कानून के तहत क्या है, ये इल्लीगल है, ये एक इल्लीगल एक्ट है। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने करीबन 5 साल पहले 2018 में एक जजमेंट दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इससे रोकने की जिम्मेदारी जो है वो किसकी है, वो केंद्र सरकार और साथ ही साथ जो राज्य सरकार है उनकी जिम्मेदारी है मॉब लिंचिंग्स को रोकने की। और जो भी भीड़ में शामिल होते हैं उन्हें सज़ा देने की जिम्मेदारी है। लेकिन अब क्या हुआ है और इस केस का नाम क्या था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि मॉब लिंचिंग जो होती है इसके लिए सरकार को देखना पड़ेगा। तो तहसीन पूनावाला केस है ये 2018 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मॉब वायलेंस अगर होता है तो इसकी जिम्मेदारी होगी सरकार की, जो भी राज्य की सरकार होगी या केंद्र की सरकार होगी उसकी जिम्मेदारी होगी कि जो भी आदमी ऐसा करता है, जो भी भीड़ तंत्र में आके शामिल होकर ऐसे मॉब लिंचिंग्स वगैरह करता है उसे सज़ा दी जाए। तो क्या हुआ कि अब देखने को मिल रहा है कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा। तो इसी को लेकर कुछ लोग पिटीशन फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट देखे इस मसले को, खुद ही स्वतः संज्ञान ले और इसके बाद क्या हो ताकि जो भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं उन पर जो भी कार्रवाई की जानी चाहिए वो की जा सके। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन किया है सेंटर केंद्र को और 6 राज्यों को कि जो भी लिंचिंग के मामले हैं इन पर तुरंत से तुरंत अपनी प्रक्रिया दे। आगे चलते हैं हम अपनी न्यूज़ पर। अगली जो हमारी न्यूज़ है वो हमारी आ रही है अनसेफ लैंडिंग्स राइज एज इंडिगो सीक्स टू ट्रिम सोरिंग फ्यूल्स। न्यूज़ क्या है मैं आपको बता देता हूँ कि ये इंडिगो एयरलाइन है। इंडिगो के एयरलाइन ने क्या किया है कि जब लैंडिंग होती है उस टाइम पे ये क्या करता है, 3 फ्लैप्स को यूज़ करता है लैंडिंग के टाइम के बजाय 4 फ्लैप को यूज़ करने के। ठीक है, फ्लैप्स एक तरह से विंग्स होते हैं जो प्लेन की जो डायरेक्शन होते हैं उतरते वक्त उसे कंट्रोल करते हैं और स्पीड को कंट्रोल करते हैं।
तो क्या करता है इंडिगो कि 3 फ्लैप को ही खोलता है, 3 फ्लैप को खोलता है और चारों फ्लैप को नहीं खोलता है। जब 3 फ्लैप को खोल के लैंडिंग की जाती है किसी प्लेन की तो उसे हम कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग, और जब 4 फ्लैप खोल के लैंडिंग होती है, जो चारों फ्लैप खोल दिए जाते हैं, तो कहते हैं इसे हार्ड लैंडिंग। तो बेसिकली क्या करता है इंडिगो कि वो सॉफ्ट लैंडिंग कराता है, जिसे लेकर डीजीसीए जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन है, इन्होंने 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है इंडिगो के ऊपर। अब आप सब सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों करता है इंडिगो कि 3 फ्लैप का यूज़ करता है। तो वो हर फ्लाइट में करीबन 6 किलो फ्यूल बचाता है 3 फ्लैप यूज़ करके। अगर चारों फ्लैप यूज़ होंगे तो 6 किलो और ज़्यादा 6 केजी फ्यूल ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो इंडिगो का ये कहना है, और इसी को लेकर जो डीजीसीए है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इन्होंने 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है इंडिगो फ्लाइट के ऊपर। यही था न्यूज़। आगे हम अगले एडिटोरियल सेक्शन पर आते हैं अपने। तो ये फाइनेंस कमीशन की बात करता है, तो जो आने वाला फाइनेंस कमीशन है उसे रिकमेंड करता है ये एडिटोरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है। ये सी रंगराजन द्वारा और डी के श्रीवास्तव द्वारा लिखा गया है। सी रंगराजन चेयरमैन थे 12th फाइनेंस कमीशन के, और साथ ही साथ डी के श्रीवास्तव भी 12th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं। तो इन्होंने जो 16th फाइनेंस कमीशन गठित होने जा रहा है भारत में, 16वां फाइनेंस कमीशन, उसे कुछ सजेशंस दिए हैं और कुछ चीज़ें बताई हैं जो उसे 16th फाइनेंस कमीशन को ध्यान में रखनी। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो फाइनेंस कमीशन बॉडी है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है ये, और इसे प्रेसिडेंट गठित करते हैं हर 5 साल में। मैं चाहता हूं कि आप जाएं और देखकर बताएं कि ये कौन से आर्टिकल के अंदर गठित होती है संविधान के, और हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। शुरू करते हैं अपना एडिटोरियल। तो एडिटोरियल में शुरू में ही बताया गया है इसमें कि जो भारत सरकार है और साथ ही साथ जो राज्य सरकारें हैं, तो ये सब अभी क्या है कि ये डेब्ट टू जीडीपी रेशियो इनका बहुत हाई चल रहा है, करीबन 90%। ठीक है, 2020 और 21 की बात की गई है, जब जो फाइनेंस कमीशन 15वीं फाइनेंस कमीशन थी, जब उसकी डेडलाइन खत्म हो जाती है तब। अब ये क्या कहते हैं, 14th फाइनेंस कमीशन क्या कहता था। 14th फाइनेंस कमीशन जब बैठा था भारत के अंदर, तो उसने एक रिकमेंडेशन दिया था कि जो भी केंद्र के पास टैक्स आएगा, ये जैसे केंद्र के पास टैक्स आएगा, तो इसमें से 42% हिस्सा केंद्र को राज्यों को देना पड़ेगा, स्टेट्स को देना पड़ेगा 42%। और इसके बाद क्या हुआ, जैसा कि हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर अब स्टेट नहीं रहा, राज्य नहीं रहा, तो ये कितना हो गया 41%। इससे पहले कितना था, 13वीं फाइनेंस कमीशन के टाइम पे, तो कितना देना पड़ता था केंद्र को, 32%। तो ये 14वीं फाइनेंस कमीशन में हम देख सकते हैं बढ़ के 42% होता है, और जम्मू कश्मीर के हट जाने के बाद 41% पैसा जो है वो केंद्र को, जो भी केंद्र के पास जो टैक्स आएगा, पूरा पैसा आएगा, उसका 42% राज्यों को देना पड़ेगा। ये जम्मू कश्मीर के हटने से पहले था। अब जम्मू कश्मीर जब राज्य नहीं है तो 41% जो है वो राज्यों को देना पड़ेगा। इसके बाद हम जब बजट एस्टिमेट देखते हैं, तो जब देखते हैं कि 2020 और 21 से 2023 और 24 तक, तो सेंटर का जो ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू है वो कितना है, 31%। ठीक है, वो कम है ये। ठीक है, 2015-16 में कितना था, 35%। 2015-16 से 2019-20 देखेंगे तो हम 35% था। इसे कहते हैं हम ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू। एक तरह से ग्रॉस का मतलब हो गया टोटल, और टैक्स रिवेन्यू टैक्स का आया पैसा। तो कितना है, 2020 से 2024 के बीच में देखेंगे तो 31% तक है, और 2015 से 15-16 से हम 19-20 देखेंगे तो 35% था। तो हम जैसा कि देख सकते हैं कि कम हो गया है, 35% से घटकर 31% हो गया है। ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू कहते हैं हम इसे केंद्र सरकार का। ठीक है, आगे 13th फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं। तो क्या है कि 13th फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि जो भी सेस और सरचार्जेस लेती है, सेस और सरचार्जेस कौन लेता है, केंद्र सरकार लेती है, याद रखिएगा। जो भी सेस और सरचार्ज होते हैं वो कौन लेती है, कलेक्ट कौन करती है, केंद्र सरकार ही कलेक्ट कर सकती है इसे। तो अब क्या है, क्या देखने को मिला है हाल के दिनों में कि जो केंद्र के पास सेस और सरचार्ज है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। केंद्र ने इसकी वैल्यू बहुत बढ़ा ली है सेस और सरचार्ज लगा के। तो ये बताया गया है कि जब 13वीं फाइनेंस कमीशन थी तब
जो सेस और सरचार्जेस का जो टोटल शेयर था वो 9.6% था, जो कि अब बढ़कर कितना हो गया 18.5%। तो आप समझ सकते हैं कि जो केंद्र सरकार ने सेस और सरचार्जेस लगाए हैं सामानों के ऊपर, वो किस स्पीड से बढ़ चुके हैं अब भारत के अंदर, करीबन दुगने हो गए हैं। क्योंकि जैसा कि हम 13th फाइनेंस कमीशन के टाइम पर देख सकते हैं तो कितना था 9.6% सेस और सरचार्जेस जो लगाए जाते थे केंद्र सरकार द्वारा, लेकिन अब वो बढ़कर कितने हो गए हैं, अब बढ़कर हो गए हैं 18.5%। यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हैं 18.5%। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं बेसिकली, अब आपको मैं थोड़ा बता देता हूँ कि सेस और सरचार्ज जब कलेक्ट होगा जो केंद्र सरकार लगाएगी, तो ये कलेक्ट भी केंद्र सरकार करेगी और जो इसका पैसा होगा वो भी केंद्र सरकार ही रखेगी। अब इससे क्या होता है कि जो राज्यों के पास पैसा जाना है, स्टेट्स के पास पैसा जाना है, उसमें कमी आ जाती है। तो यही इन्होंने बताया है। तो इन्होंने क्या कहा है कि एक 10% का हमें मार्जिन रख देना चाहिए कि अगर 10% से ऊपर सेस और सरचार्ज जाता है तो उसका जो भी जाएगा वो राज्यों के साथ भी बांटा जाएगा बराबर। अभी तक क्या होता है कि केंद्र ये पूरा पैसा अकेले खुद रखती है और राज्यों के साथ इसे शेयर नहीं करती है। तो इन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया है कि जो आने वाली 16th फाइनेंस कमीशन है उसे करना चाहिए कि एक 10% का मार्जिन लगा देना चाहिए, जिससे अगर सरचार्ज जो है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी 18.5% है, तो अगर जैसे 10% से ऊपर जाता है सरचार्ज तो जो 8.5% एक्स्ट्रा है 18.5% में, वो किसे मिल जाए, वो राज्यों को मिल जाए। इसके बाद इन्होंने बात किया कि जीएसटी पहले शुरू के दिनों में बहुत थोड़ा डिक्लाइन पे था, लेकिन अब हम 2-3 सालों में देख रहे हैं कि जीएसटी कलेक्शन भी अच्छा होता जा रहा है। और साथ ही साथ जो सरकार, इन्होंने बताया है कि जो इंडिविजुअल स्टेट का पैसा है वो कैसे दिया जाता है, हर एक राज्य को पैसा कैसे अलॉट किया जाता है फाइनेंस कमीशन द्वारा, उसकी पॉपुलेशन देख के, जनसंख्या देख के, पर कैपिटा इनकम देख के कि हर इंसान के पास वहाँ कितना पैसा है आएगा, जो भी जीडीपी निकाल के हम देखते हैं, एरिया देख के कितना एरिया है, कितना वहाँ फॉरेस्ट कवर है और डेमोग्राफिक चेंज कैसा है, ये सब देखकर हम निकालते हैं। आगे इन्होंने अब रिकमेंडेशंस दिए हैं तो हम थोड़े रिकमेंडेशंस देखते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो अभी डेब्ट टू जीडीपी रेशियो चल रहा है कंबाइंड में, जब हम राज्य और केंद्र दोनों का देखेंगे तो डेब्ट मतलब होता है कर्ज, तो कर्ज लेने का, कर्ज को हम जीडीपी से डिवाइड कराएंगे तो कितना रेशियो चल रहा है हमारा 89.8% 2020 और 21 में। ठीक है, और सेंटर का, केंद्र का कितना है, अगर केवल केंद्र का लेंगे तो 58.5%। तो ये क्या है, कर्ज अपॉन जो भी कर्जा होता है जिसे हम कहते हैं डेब्ट अपॉन जीडीपी, इसका रेशियो। तो अगर हम कंबाइंड देखते हैं तो कितना है 89.8%, और अगर हम आकर देखते हैं केवल केंद्र के पास तो 58.7%। तो इन्होंने क्या कहा है कि जो, और राज्यों के पास अगर केवल हम देखेंगे तो राज्यों के पास कर्ज अपॉन जीडीपी रेशियो, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो होगा 31%। तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है जो फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट लागू किया गया था 2003 के टाइम पे, तो उसमें जो संशोधन किया गया था 2018 में, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट में जो संशोधन किया गया था 2018 में, तो उस संशोधन के बाद क्या कहता है वो एक्ट कि जो केंद्र का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो, जिसे हम कहते हैं कर्ज अपॉन जीडीपी का रेशियो जो है वो कितना होना चाहिए, केंद्र के पास 40% और राज्यों के पास कितना होना चाहिए 20%। ठीक है, लेकिन अभी हम देख सकते हैं कितना है, केंद्र के पास 58.7% और राज्यों के पास कितना है 31%। तो ये भी ज़्यादा है और केंद्र के पास भी ज़्यादा है कर्ज अपॉन जीडीपी का जब हम रेशियो देखेंगे। अब ये फिजिकल डेफिसिट की बात करते हैं तो फिजिकल डेफिसिट मैं आपको बेसिकली बता देता हूँ क्या होता है। फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है टोटल इनकम, कितनी कमाई हुई है सरकार की, उसे हम घटा देते हैं टोटल एक्सपेंडिचर, कितना खर्चा किया है सरकार में। अब इसमें जितना भी गैप बनेगा वो फिजिकल डेफिसिट होगा। जैसे हम मान लेते हैं 1000 रुपये सरकार की कमाई हुई है और 900 रुपये खर्चा हुआ है, टोटल इनकम है 1000, तो अब फिजिकल डेफिसिट इस पर नहीं बन रहा है, ये क्या है, गवर्नमेंट इसमें फ़ायदे में है। अब अगर हम इसे उल्टा कर देते हैं सिचुएशन को कि 900 रुपये तो कमाई हुई है और 1000 रुपये खर्चा हुआ है, तो फिजिकल डेफिसिट निकल के आता है 100 रुपये का भारत सरकार के ऊपर। तो इसी प्रकार जो अभी फिजिकल डेफिसिट है भारत के ऊपर, जो केंद्र के ऊपर है फिजिकल डेफिसिट, वो है 9.2% ऑफ जीडीपी, जीडीपी का 9.2%, और राज्यों
राज्यों का अगर हम देखेंगे तो राज्यों का है 4.1% जीडीपी के। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये भी ज़्यादा है। जो फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट का जो एक्ट है उसके तहत भी क्या है कि फिजिकल डेफिसिट को भी हमें कंट्रोल में रखना पड़ेगा, करीबन 3.5% ही रखना पड़ेगा, 3.5 से 6% तक हम जा सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि 9.2% है केंद्र का, और राज्यों को करीबन 3% रखना पड़ेगा, तो राज्यों का 4.1% है। बस यही था बेसिकली इस एडिटोरियल में, आप आगे पढ़ सकते हैं इसमें। अगला एक यहाँ से हम एडिटोरियल देखते हैं, तो क्या है, नीडलेस मूव। तो ये वही बेसिकली जो कल की न्यूज़ जिसने हमारे साथ कवर की थी, तो संजय कुमार मिश्रा, जैसा कि आप जानते हैं, ईडी के डायरेक्टरेट हैं, तो इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर तक के लिए ऑफिस में बने रहने की अनुमति दे दी है। तो इसी के रिलेटेड एडिटोरियल लिखा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये किया है अलाउ करके इन्हें, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी है उसके विरुद्ध है। आगे चलते हैं हम अपनी अगली न्यूज़ जो हमारा एडिटोरियल सेक्शन से हम उठाने जा रहे हैं, मरकरी राइजिंग, ये क्लाइमेट चेंज कॉल फॉर सेंस ऑफ अर्जेंसी। तो क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल जो हैं एंटोनियो गुटेरेस, तो इन्होंने क्या कहा है अभी एक मीटिंग में कि जो अभी का टाइम चल रहा है ये एक क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफ का टाइम चल रहा है। इसे हम क्या कहेंगे, ईरा ऑफ ग्लोबल बॉइलिंग, मतलब ग्लोबल बॉइलिंग, ठीक है, कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। और क्या निकाला है रिपोर्ट में, क्या आया है कि जो जुलाई, इस साल का जो जुलाई महीना था, तो ये 12,000 सालों में सबसे गर्म महीना हो गया है। अब हम क्या देख रहे हैं कि जो जुलाई है वो एवरेज से 0.2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा निकल आया है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि 0.2 डिग्री सेल्सियस कोई ज़्यादा टेम्परेचर चेंज तो नहीं है, लेकिन जब हम पूरी अर्थ पर देखेंगे तो 0.001 डिग्री सेल्सियस चेंज भी बहुत इफेक्ट करता है। पूरी अर्थ को जब हम मेजर करेंगे, एवरेज टेम्परेचर निकालेंगे, तो 0.2 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा चेंज है एक मायने में। अब यही है, और इन्होंने साथ में बताया कि इस बार क्या हो रहा है कि जो सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन है, जहाँ पे हम एल नीनो और ला नीना देखते हैं, दो सिचुएशन, तो वहाँ एल नीनो की कंडीशन है। एल नीनो में क्या होता है कि जैसे सरफेस में नॉर्मली क्या होता है कि नीचे से पानी उठ के ऊपर आता है, नीचे का पानी जो होता है वो कोल्ड होता है, वो कोल्ड पानी ऊपर उठ के आता है, तो इसे हम कहते हैं अप वेलिंग। अप वेलिंग, नीचे का पानी ऊपर आ जाना। लेकिन अगर ये नीचे का पानी ऊपर ना आए और ऊपर और ज़्यादा गर्म पानी हो जाए, तो हम इसे क्या कहेंगे, एल नीनो। इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, एल नीनो। कहाँ देखने को मिलता है हमें एल नीनो, ईस्ट पैसिफिक ओशियन में। ईस्ट पैसिफिक ओशियन में हमें एल नीनो और ला नीना देखने को मिलेगा। ला नीना क्या होता है, ला नीना में इस सिचुएशन में, एल नीनो में यहाँ पर सरफेस पे क्या हुआ, गर्म पानी हो गया नॉर्मल से। अब ला नीना में क्या होगा, ठंडा हो जाएगा पानी, जो नॉर्मल से और ठंडा पानी ला नीना सिचुएशन में यहाँ देखने को मिलेगा। तो उसी की बेसिकली बात हुई है। आगे हम चलते हैं। एल नीनो और ला नीना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी से, तो आप इसे ज़रूर कवर करें आप अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। एल नीनो और साथ ही साथ ला नीना, इन दोनों के इफ़ेक्ट्स पढ़ें कि इनके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं भारत पर, इंडियन ओशियन पर और भारत के मॉनसून पर। आगे चलते हैं तो गवर्नमेंट बिजनेस सेक्शन से एक न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट अलाउज इंडियन कंपनीज टू लिस्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज थ्रू IFSC। तो जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात में क्या है, एक गिफ्ट सिटी बनाई गई है, गिफ्ट सिटी, ठीक है। तो गुजरात में गिफ्ट सिटी है, तो वहाँ पर क्या है, एक सेंटर है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। ये कहाँ पर स्थित है, गिफ्ट सिटी गुजरात में। तो क्या हुआ है, अब न्यूज़ क्या है कि जो इंडिया की कंपनी है, भले ही वो रजिस्टर्ड हो चाहे नॉन रजिस्टर्ड कंपनी हो, मतलब जिसे कहेंगे लिस्टेड कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी, तो ये दोनों क्या कर सकती है, ये डायरेक्टली जाकर IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर के थ्रू फॉरेन एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट कर सकती है। सिंपली ये न्यूज़ था। आगे इंडियन ऑयल का है, तो इंडियन ऑयल जो है जैसा कि आप जानते हैं एक भारत की फर्म है, गवर्नमेंट होल्ड कंपनी है, तो इसने क्या किया है, Q1 में 13,750 रुपये का पॉजिटिव प्रॉफिट लिया है। 13,750 रुपये का Q1 में इसे प्रॉफिट हुआ है, अप्रैल से जून में।
और ये अभी तक का सबसे ज़्यादा है 10 सालों में, अगर हम नापेंगे तो 10 सालों में सबसे ज़्यादा है। बस इतना ही था न्यूज़ में आज की। अब अगर आप हमारे चैनल पर बने रहना चाहते हैं तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर हमें आप टेलीग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप योद्धा IAS को जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको आपके एग्ज़ाम से रिलेवेंट सारा PDF मटेरियल्स हम प्रोवाइड करा सकते हैं। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।